हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम सीखेंगे एनल फिशर के बारे में। एनल फिशर आपका क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या है, डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में आज इस पर्टिकुलर वीडियोस में लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियोस हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनल फिशर इज द स्मॉल टीयर इन द थिन मॉइस्ट टिश्यू म्यूकोसा लाइनिंग द एनस। अब जो एनस रीजन पर हमारी जो लाइनिंग होती है, जो कि हमारी मॉइस्ट एक म्यूकोसा पतली सी एक थिन लाइनिंग होती है एनल। अब वो लाइनिंग में क्या होना, टीयर हो जाना, वो लाइनिंग का ब्रेक डाउन हो जाना, कट आउट हो जाना, दिस इज द एनल फिशर। इट कैन कॉज पेन ब्लीडिंग ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट। अब बोवल मूवमेंट के टाइम पर जब आप डेफिकेशन के लिए जाते हैं पोटी के समय, तो उस समय आपको क्या होगा, वहां से आपको ब्लीडिंग होगी, जो आपकी म्यूकोसा की कट हो गई है लाइन, टिश्यू का डैमेज हुआ है, तो पेन होगा और पेन के साथ साथ आपको क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। सो क्या होता है आपका एनल फिशर इज द स्मॉल टेयर इन थिन। तो आपकी जो थिन म्यूकोसा है, म्यूकस आपकी मेम्ब्रेन है, मॉइस्ट जो यहाँ पर टिश्यू होते हैं, वो लाइनिंग में क्या होना, कट हो जाना, टीयर हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, जिसकी वजह से आपको जब भी आप डेफिकेशन के लिए जाएंगे, वोकल मूवमेंट्स के लिए जाएंगे, उस समय पर आपको ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग के साथ साथ आपको पेन होना, दिस इज द एनल फिशर, राइट। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिस इज द कट आउट हो गया आपकी एनल की जो म्यूकोसा है, नीचे की जो लेयर है, यहाँ पर आपका कट होना, दिस इज द एनल फिशर। ऑलराइट, तो इसको हम एनल फिशर बोलते हैं। और एनल फिशर आपका जो होता है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग। क्या क्या कॉजेस है, कॉन्स्टिपेशन होना एंड स्ट्रेनिंग होना। हार्ड ड्राई स्टूल कैन स्ट्रेच द एनल म्यूकोसा कॉजिंग टियर। अब आपका जो स्टूल है वो कैसा होना, आपका हार्ड होना, ड्राई स्टूल होना आपका, जो कि स्ट्रेच करता है आपकी एनल म्यूकोसा को, जिसकी वजह से आपकी एनल म्यूकोसा है, एनल आपकी जो लेयर है वो टियर हो जाना, लेयर का आपका ब्रेक डाउन हो जाना, किसकी वजह से, आपका स्टूल हार्ड है उसकी वजह से स्ट्रेच होना वहां पर आपकी एनल म्यूकोसा में, कॉजिंग टियर, जिसकी वजह से एनल म्यूकोसा है वो आपकी ब्रेक डाउन हो सकती है, टियर हो सकती है। दूसरा इसका कॉज है डायरिया, फ्रीक्वेंट वोवल मूवमेंट, बार बार डेफिकेशन होना, फ्रीक्वेंट मूवमेंट आपका ज्यादा होना, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट बबल मूवमेंट और पासिंग लूज स्टूल कैन इरिटेट द एनल लाइनिंग। अब बार बार आप स्टूल के लिए जाएंगे, बार बार डेफिकेशन के लिए जाएंगे, लूज मोशन होगा, बोवल मूवमेंट आपको बार बार होंगे, जिसकी वजह से आपको स्टूल वो आपका लूज हो सकता है। और सॉरी, लूज स्टूल की वजह से क्या हो सकता है, इरिटेट हो सकता है आपकी लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसा में, एनल की जो आपकी लाइनिंग है वहां पर इरिटेट होना, एरोस होना, जिसकी वजह से टिश्यू में ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अगला जो इसका कॉजेस है वो है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ नॉर्मल हमारा वेजाइनल डिलीवरी है, कैन पुट स्ट्रेन ऑन द पेरिनियल एरिया लीडिंग टू द फिशर। अब क्या होता है कि जब भी नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है, डिलीवरी जब नॉर्मल होती है, तो स्ट्रेन करता है हमारा, खिंचाव डालता है आपकी पेरिनियल एरिया पर, और पेरिनियल के साथ साथ जो लीडिंग टू फिशर, जो हमारा फिशर को भी लीड कर सकता है, वहां की जो टिश्यू मसल्स वो भी टेयर हो सकते हैं। अगला जो कॉजेस होता है वो होता है ट्रामा। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट और एग्रेसिव क्लीनिंग ऑफ एनस कैन लीड टू फिशर। अब कोई इंसर्ट है जो आप एनस में, ऑब्जेक्ट है जो आप इंसर्ट कर रहे हो, है ना, और एग्रेसिव क्लीनिंग या फिर एनल का कुछ आपका क्लीनिंग वगैरह आपने किया हुआ है, या कोई आपकी प्रोसीजर हुई है इसमें एनल रीजन को आपने क्लीन किया हुआ है, तो उस कॉज की वजह से भी आपको हो सकता है, एग्रेसिव क्लीनिंग की वजह से एनएस कैन लीड टू फिशर, जो आपको फिशर को लीड कर सकता है। अगला इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कुछ आपकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज हो गया, जो कि आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है लार्ज इंटेस्टाइन के, कैन मेक द एनल लाइनिंग मोर ससेप्टेबल टू टियर, है ना। तो इस डिसीज से क्या करते हैं, थोड़ा सा एनल जो लाइनिंग को मोर ससेप्टेबल कर देती है टियर्स के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ऑलराइट, अगला जो फैक्टर है वो है आपका एज। एज आपका, ओल्डर एडल्ट में हैव डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द एनोरेक्टल एरिया, इंक्रीज द रिस्क ऑफ फिशर।
अब आफ्टर एक एज के बाद ओल्ड एज जो एडल्ट एज होती है, ओल्डर एडल्ट, जिनमें हमारा डिक्रीज रिस्क जो चांस से वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पर कम होता है, जिसकी वजह से एनोरेक्टल लाइनिंग है उसका रिस्क है फिशर होने का वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। देन सेक्सुअल एक्टिविटी, जो सेक्सुअल एक्टिविटी में यदि एनल इंटरकोर्स के दौरान हमको, तो वो भी एक हमारा रिस्क फैक्टर हो सकता है, राइट। अगला हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या क्या आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, है ना, साइन एंड सिम्टम क्या है। तो फर्स्ट है आपका पेन ड्यूरिंग बबल मूवमेंट। आप जब भी आप डेफिकेशन के लिए जा रहे हैं आप उस समय आपको पेन होगा बबल मूवमेंट के दौरान। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफन डिस्क्राइब एज शार्प सीवियर एंड बर्निंग, राइट। तो पेन आपको होगा, और पेन किस तरीके का होगा, आपको शार्प और सीवियर पेन होगा ड्यूरिंग आपको डेफिकेशन, आपको बर्निंग भी कॉज हो सकती है, बर्निंग होना, शार्प सीवियर पेन होना, राइट, एक्सेट्रा, ये आपको कॉजेस हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, आपको ब्राइट रेड ब्लीड हो सकता है ड्यूरिंग स्टूल पास जब आप कर रहे हैं, या फिर टॉयलेट पेपर में भी आप देख सकते हैं आपको ब्लीडिंग होगी। ईचिंग एंड इरिटेशन, साथ ही साथ आपको ईचिंग और इरिटेशन होगी ड्यू टू द टीयर एंड इन्फ्लेमेशन, है ना, जो टिश्यू है वो टेयर हो गए या फिर इन्फ्लेमेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई, इसकी वजह से आपको इरिटेशन और इचिंग भी हो सकती है। विजुअल टेयर, आप नॉर्मल एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको विजुअल टेयर भी हो सकता है। समटाइम स्मॉल टेयर और क्रैक कैन बी सीन इन द एनल एरिया। ओके, जो आपका एनल एरिया है वहां पर आप समटाइम आपका टेयर देखने को मिल सकता है, वहां पर ब्रेकडाउन कटआउट मिल सकता है, क्रैक भी आपको देखने को मिल सकता है, और वो आप नॉर्मल एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको विजुअलाइज होगा, राइट। स्पाज्म ऑफ द एनल स्फिंक्टर, अगला जो कॉजेस है, सॉरी साइन एंड सिम्टम्स है, वो है स्पाज्म ऑफ द एनोरेक्टल स्फिंक्टर। एनोरेक्टल जो स्फिंक्टर है उसमें आपका स्पाज्म होना कैन वर्सन द पेन एंड डिले हीलिंग। जो आपको बॉर्स कंडीशन होती है इसमें आपको पेन होना और जो हीलिंग है उसमें आपको डिले होना। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करेंगे, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करना है। द फिजिशियन विल आस्क अबाउट सिम्टम्स एंड कंडक्ट ए फिजिकल एग्जाम टू इंस्पेक्ट द एनस फॉर विजुअल फीचर। ओके, हिस्ट्री कलेक्ट आपको कंप्लीटली करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें फिजिशियन या ऐसे नर्स और डॉक्टर जो पेशेंट है उसके साथ आप सिम्टम्स वगैरह क्या क्या है, साइन एंड सिम्टम के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, और जिसमें आप एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको एनल फिशर, आपको टिश्यू का ब्रेकडाउन टेयर आपको देखने को मिल जाएगा, नॉर्मलाइज से विजुअलाइज कर सकते हैं। देन अगला जो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, दिस इज द एनोस्कोपी। एनोस्कोपी में क्या होता है, एक टूल होता है, ये टूल यूज्ड टू गेट बेटर व्यू ऑफ द एनल कैनाल। जिस टूल से हम विजुअलाइज करते हैं एनोस्कोपी में हमारी जो एनल कैनाल है वो बेटर हम विजुअल कर सकते हैं। देन आता है हमारा कोलोनोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी, ये भी हमारी सेम होती है, इसमें भी हम मे बी रिकमेंडेड फॉर द रूल आउट अदर कंडीशन लाइक inflammatory bowel disease or cancer if fissure is chronic or is an atypical location। अब कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी है जो हम रिकमेंड करते हैं, और ये किसी अदर जो प्रॉब्लम है उसको रूल आउट करने के लिए, कॉज को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज है, आईबीडी वगैरह है, कैंसरस फिशर्स वगैरह तो नहीं है, या फिर ये किस कंडीशन में जा करते हो, यदि आपको क्रॉनिक कंडीशन है और काफी समय से हो रहा है, क्रॉनिक और इन एटिपिकल लोकेशन, क्रॉनिक है या फिर एटिपिकल लोकेशन है, यदि आपको नॉर्मल विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो फिर यू कैन गो फॉर सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी भी हम प्रेफर कर सकते हैं एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, अगला जो हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल में भी हमारा दो टाइप से होता है, फर्स्ट जो होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सेकेंड जो होता है हमारा टॉपिकल। कंजर्वेटिव में वो मेडिसिन आती हैं जो आप इंट्रो डायरेक्ट आप ओरली या आईवी के थ्रू मेडिसिन आप लेते हैं जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह जो आती हैं। टॉपिकल में वो होता है जो आप सुपरफिशियली जिस रीजन पर हुई, पार्टिकुलर जिस लोकेशन पर आपको पेन है वहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।
देन नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट आता है जो कि टॉपिकल यूज के लिए होता है, जिसमें हमारा हेल्प करता है, हेल्प रिलैक्स द एनल स्फिंक्टर मसल्स एंड इंप्रूव ब्लड फ्लो टू द एरिया प्रमोटिंग हीलिंग। नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट का क्या काम होता है, जो आपकी नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम आती है ऑइंटमेंट होता है, उसका जो रोल होते हैं एनल स्फिंक्टर की जो मसल्स उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है एंड ब्लड फ्लो को वहां पर इम्प्रूव करता है और जल्दी से जल्दी हील करने के लिए वहां पर प्रमोट करता है आपकी हीलिंग को, राइट। क्या इसका वर्क होता है, रिलैक्स करता है आपके एनल स्फिंक्टर को, मसल्स जो है उसको इम्प्रूव करता है आपके ब्लड फ्लो को एंड जिस एरिया में आपको ब्लड फ्लो कम है वहां पर आपका ब्लड फ्लो और हीलिंग को प्रमोट करता है। ऑलराइट, अगली जो मेडिसिन होती हैं वो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि डिल्टेजेम निफ्विडेफिन, तो अप्लाई टॉपिकली टू रिलैक्स, इनको हम टॉपिकली अप्लाइड करते हैं, इन मेडिसिन को हम बारीक करके टॉपिकली हम अप्लाई करेंगे और हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो टॉपिकली जस्ट मिनट ओके अप्लाई टॉपिकली टू रिलैक्स द एनल स्फिंक्टर, टॉपिकली हम ये मेडिसिन को अप्लाई करते हैं एंड जो मसल्स से स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हमारी हीलिंग्स को, ताकि जल्दी से जल्दी हील हो पाए। नेक्स्ट जो हमारा मैनेजमेंट है बोट्यूलिनम टॉक्सिन ना, इसका जो नाम आता है बोटॉक्स के नाम से आता है आपको मार्केट में, बोट्यूलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन रिलैक्स द स्फिंक्टर मसल्स एंड रिड्यूस पेन। इसका क्या फंक्शन होता है, जो स्फिंक्टर की मसल्स होती है इसको रिलैक्स करता है और जो आपको पेन हो रहा है पेन को रिड्यूस करता है। देन अगला जो होता है लैक्सिटेटिव, लैक्सिटेटिव क्या होता है, हेल्प ऑफ पेन द स्टूल टू रिड्यूस स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बबल मूवमेंट, हेल्प ऑफ इन द स्टूल टू रिड्यूस स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बबल मूवमेंट। लैक्सिटेटिव क्या होते हैं, हमारे स्टूल को हमको सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं, हेल्प सॉफ्ट एंड स्टूल, जिसकी वजह से स्ट्रेनिंग है जो खिंचाव वगैरह है वो हमारा ना हो। स्टूल यदि आपका सॉफ्ट होगा तो इसलिए आपका पास हो सकता है बबल मूवमेंट से, आपका डेफिकेट करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उसी की जगह यदि हार्ड होगा तो स्ट्रेनिंग वगैरह मसल्स में ज़्यादा होगी, समटाइम ब्लीडिंग्स वगैरह भी ज़्यादा हो सकती है, सीवियर पेन भी आपको हो सकता है, राइट। इसके लिए स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटेटिव का भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन अगला जो हमारा मैनेजमेंट होता है, पेन को हम मैनेज करते हैं, यदि पेन हो रहा है तो फिर इसके लिए ओवर काउंटर जो मेडिकेशन होती है पेन मैनेजमेंट के लिए, लाइक हमारा इबुप्रोफेन हो गया, एसिटामिनोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक जो मेडिसिन है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें चॉइस फॉर ड्रग में आ जाता है हमारा इबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन। दिस इज द पेन रिलीफ पर, पेन को रिलीफ करती है, पेन किलर मेडिकेशन होती हैं। अब यदि इसके बाद भी ठीक नहीं हो पाता है, टॉपिकल मैनेजमेंट के बाद भी और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी, देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट प्रेफर करते हैं, फिर हमको सर्जरी करके जिस भी रीजन पर है, लोकेशन पर है, एज पर कंडीशन हमको सर्जरी करनी पड़ती है, कौन सी कंडीशन पर है, पेशेंट का स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सर्जरी को चूज करते हैं। तो जिसमें यदि हम सर्जरी की बात करें तो फर्स्ट जो होती है हमारी लेटरल इंटरनल स्पिंट्रोटॉमी, राइट। कौन सा है, लेटरल इंटरनल स्पिंट्रोटॉमी। दिस इज द मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर क्रोनिक एनल फिशर, ये हमारी मोस्ट कॉमन सर्जरी होती है, चॉइस फॉर सर्जरी होती है और क्रोनिक एनल फिशर है ना, क्रोनिक एनल फिशर के लिए ज्यादा रिक्वायर होती है। इट इन्वॉल्व कटिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द एनल स्फिंक्टर मसल टू रिड्यूस स्पैज्म एंड अलाउ हीलिंग। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं हम स्मॉल पोर्शन ऑफ द एनल स्फिंक्टर, जो एनल स्फिंक्टर है उसका स्मॉल पोर्शन हम कट करते हैं मसल्स का एंड रिड्यूस स्पैज्म में उसको हम रिड्यूस करते हैं, ताकि टू रिड्यूस स्पैज्म एंड अलाउ हीलिंग, ताकि जो हीलिंग को प्रमोट कर पाए, इसलिए तरीके से आपका वहां पर हील हो पाए, राइट। सो दिस इज द मैनेजमेंट। देन अगला जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है फिशरेक्टोमी, जिसमें हम क्या करते हैं, फिशर को रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ द फिशर इटसेल्फ टिपिकली डन इफ अदर ट्रीटमेंट हैव फेल्ड। इसमें कंप्लीटली जो हमारा फिशर है इसको हम कंप्लीटली फिशर को रिमूव कर देते हैं इटसेल्फ, और ये प्रोसीजर हम कब प्रेफर करते हैं, टिपिकली जो हमारा अदर ट्रीटमेंट है वो हमारा काम नहीं करता है, अदर ट्रीटमेंट हमारा फेल हो जाता है, उस दौरान हम क्या करते हैं,
फिस्टेक्टोमी भी हम कर सकते हैं, कंप्लीटली जो फिशर है उसको कट आउट करके रिमूव कर सकते हैं। अगली जो सर्जरी होती है दिस इज द एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं इन केस ऑफ नॉन हीलिंग फिशर, यदि जो आपका फिशर है वो नॉन हीलिंग है, प्रोलॉन्ग टाइम से आपका है और हील नहीं कर पा रहे हैं, वापस से आपका हीलिंग प्रमोट नहीं हो पा रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं ये फ्लैप ऑफ द हेल्दी टिश्यू इज एडवांस ओवर द फिशर टू एड हीलिंग। दूसरी जगह से हम एक हेल्दी टिश्यू लेते हैं और वो टिश्यू को हम हेल्दी टिश्यू को इस एडवांस ओवर द फिशर, जहाँ पर हमारा फिशर है वहां पर हम उसको फ्लैप कर देते हैं, वहां पर ऐड कर देते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारी हीलिंग के लिए, राइट। तो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ वी आर टॉक अबाउट लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज। होम रेमेडीज या लाइफस्टाइल में हम चेंजेस ला करके कैसे हमारी डिसीज को ट्रीट, राइट। तो ये जो ज़्यादातर डिसीजेस होती हैं हमारी 70% हम मान के चलते हैं, जो लाइफ स्टाइल की वजह से हमको आज कॉज होती है, हमारे कंफर्ट की वजह से, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होने की वजह से और फास्ट लाइफ स्टाइल होने की वजह से, राइट। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे डाइटरी फाइबर। इसमें आप क्या करेंगे इंक्रीज द इनटेक ऑफ रिच फूड, आप अपनी डाइट में रिच फूड करेंगे, फाइबर डाइट का ज़्यादा इनटेक करेंगे, ऐसी डाइट लेंगे जिसमें रिच फाइबर्स हो, न्यूट्रिएंट प्रोटीन ज़्यादा हो, फूड वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया एंड सॉफ्ट एंड स्टूल, जो कि आपके स्टूल को सॉफ्ट करे और आप सॉफ्ट डाइट भी प्रेफर कर सकते हैं नॉर्मल डाइट की जगह। देन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या होगा आपका ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर हेल्प प्रिवेंट हार्ड स्टूल, आप प्लेंटी ऑफ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर पीना है और ऐसे आपको जूस, फ्रूट जूस वगैरह हो गया नेचुरल आपको लेना है जिनके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारा ऑरेंज हो गया, कुकुम्बर्स, राइट एक्सेट्रा। तो आप ये सीजन प्रेफर कर सकते हैं, कोकोनट वाटर हो गया, टोमेटो। देन स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर का यूज कर सकते हैं, मे बिकम रिकमेंडेड टू ईज स्टूल, जो बबल मूवमेंट है उसको वो इजली करेगी और जो आपका डेफिकेशन है वो इजली हो जाएगा। स्टूल सॉफ्टनर। वार्म सिट बाथ, सिट बाथ भी प्रेफर कर सकते हैं जिसमें आपका लूप वार्म वाटर होगा, जिसके अंदर आप 10 से 15 मिनट सिट बाथ ले सकते हैं। सिट बाथ में स्पेशली आप सेवरल टाइम्स दिन में 2 से 3 बार आप प्रेफर कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर कब कर सकते हैं आप बबल मूवमेंट के बाद, यू कैन, जिसकी वजह से क्या होगा आपका पेन भी रिलीफ होगा और पेन रिलीफ होने के साथ साथ आपकी जो हीलिंग है उसमें भी वो प्रमोट होगा, जल्दी से आपको हीलिंग हो सकता है, राइट। सो दिस इज द मैनेजमेंट एंड दूसरा जो हमारा है वो है गुड हाइजीन, आपकी हाइजीन प्रैक्टिस गुड होनी चाहिए, कीपिंग द एनल एरिया क्लीन एंड अवॉइड एक्सेसिव विपिंग वाइपिंग कैन प्रिवेंट इरिटेशन, राइट। आपका जो हाइजीन है वो गुड होना चाहिए और एनल एरिया आपका शुड बी क्लीन होना चाहिए, अवॉइड एक्सेसिव वाइपिंग, और एक्सेसिव वाइप नहीं करना है आपको, जिससे कि आप प्रिवेंट कर पाएंगे इरिटेशन को, राइट। हाइजीन आपका गुड होना चाहिए, एनल एरिया आपका ड्राई होना चाहिए, एक्सेसिव आपको वाइप नहीं करना है और जिससे आपका प्रिवेंट होगा हीलिंग। देन नेक्स्ट हमारा अवॉइड स्ट्रेनिंग, try not to push too hard during to bubble movement and respond promptly to the urge to defecate। तो ज़्यादा जब भी आप डेफिकेशन के लिए जाएं आप ट्राई करें कि ज़्यादा आप हार्ड पुश ना करें, नॉर्मल आप स्टूल को इसलिए होने दें एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली टू अर्ज टू, और जब भी आपको अर्जेंसी जब आपको हो रही है डेफिकेट करने के लिए उस समय आप जाएं, आप उससे ज़्यादा डिले ना करें। देन अगला जो है हमारा मैनेजमेंट, दिस इज द एक्सरसाइज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प प्रमोट रेगुलर बबल मूवमेंट एंड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। तो फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह है वो रेगुलरली आप करते रहें, जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है आपका जो बबल मूवमेंट है वो आपकी बबल एक्टिविटी है वो होता रहता है, और बबल एक्टिविटी जब भी आपकी होती है तो कॉन्स्टिपेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आपके बबल डाइजेशन भी आपका प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो ये सारे मेजर्स को यूज करके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और इवन हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल हमारा एनल कंक्लूजन्स है, एनल फिशर थ्रू द पेनफुल आर यूजुअली ट्रीटेबल विद कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइफस्टाइल चेंज मेडिकेशन एंड एट सम केसेस सर्जरी, early intervention can cause conservative management often lead to healing
while chronic or recurrent fissure may require more invasive treatment. तो ओवरऑल यदि हम इसे लाइफस्टाइल में चेंजेस करें और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेके यदि अर्ली हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं तो यूजुअली हम इससे ट्रीटेबल हो सकता है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करके अर्ली डिटेक्ट करके कुछ मेडिकेशंस वगैरह लेके कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल वगैरह में चेंज करके हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। और सीवियर केसेस यदि हैं तो सर्जरी करके भी हम जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करके हम इसे कम्प्लीटली हील कर सकते हैं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द एनल फिशर, जिसमें हमने देखा एनल फिशर हमारा आपका एनल फिशर आपकी जो थिन मॉइस्ट जो आपकी लाइनिंग है म्यूकोसा है उसमें आपका टियर होना, लाइनिंग आपकी ब्रेक डाउन होना, इट कैन कॉज पेन और ब्लीडिंग आपको हो सकता है एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन। और इसके जो कॉजेस इंस्पेक्टर होते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, चाइल्ड बर्थ, वेजाइनल नॉर्मल बर्थ, ट्रामा हो गया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई, एज, सेक्सुअल एक्टिविटी, एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सेट्रा, इसकी वजह से आपको हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स है इसमें हमारा ब्लीडिंग होना, इचिंग होना, विजुअल टेयर होना, पेन ड्यूरिंग बबल मूवमेंट, स्पास होना। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हमने देखा एनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, हिस्ट्रिकल एक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ट्रीटमेंट में हमारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, टॉपिकल मैनेजमेंट, लैक्सेटेटिव हो गया हमारा, कैल्शियम चैनल ब्रोकर है, नाइट्रोग्लिसरिन है एक्सेट्रा, पेन रिलीफर। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा आ जाएगा फिस्टेक्टोमी और एडवांस फ्लैप सर्जरी, देन स्पिंटरटोमी। ये सर्जिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में हम चेंजेस लाकर भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एनल फिशर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल लेते इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग।